हाँ, अब देखो बेटा, इधर देखो सभी बच्चे, सबसे पहले अपन वेक्टर शुरू कर रहे हैं आज। वेक्टर सबसे बड़ा नाम है, आपको पता है। अपन कोई ज्यादा इसके अंदर तामझाम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा मुद्दा कि जैसे देखो बेटा, मैंने कोई ए वेक्टर लिया, एनीवन, मैंने ये ए वेक्टर लिया, ठीक है, और ये मैंने क्या लिया, बी वेक्टर लिया, ये मैंने क्या लिया, बी वेक्टर लिया, ले लिया। हमेशा आपको विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए, विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए आपको क्या करना है, बोर्ड पे ध्यान देना, विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए एक वेक्टर के हेड पे लगाना है आपको। वेक्टर के क्या लगाना है, हेड पे लगाना है। ये स्टेप फर्स्ट है मेरा, ये मेरा क्या है बेटा, स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब समझना बात को, मेरे को क्या करना है, वेक्टर को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। वेक्टर को क्या किया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, समझ में आ गई। अब वेक्टर को विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए ही खिसका सकते हो, ऐसे खिसका सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आगे पीछे जिधर ही उसकी डायरेक्शन होगी वैसे ही खिसका सकते हो, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा आएगा, पूरा का पूरा वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखना है। तो स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा बेटा, ये समझो बात को। स्टेप सेकंड के अंदर ये मेरा स्टेप सेकंड हुआ। स्टेप सेकंड के अंदर इस वेक्टर की हेड पे लगा दीजिए आप वेक्टर को, ठीक है। दैट इज ये वेक्टर मेरा ए है और मैंने इसके क्या कर दिया, हेड पे लगा दिया, बराबर। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात को। ये देखिए बेटा, यहां पर देखिए, इसको आगे खिसकाइए बेटा, इसको क्या कीजिए, आगे खिसकाइए, ए वेक्टर को खिसका दोगे। आगे खिसकाने के बाद में ये एक चीज का ध्यान रखना, फिजिक्स के अंदर एंगल हमेशा हेड के बीच होता है। एंगल हमेशा क्या होता है, हेड के बीच होता है। तो मैंने एंगल लिया ये थीटा, ये वाला एंगल आएगा, समझ गए मेरी बात को, ये वाला एंगल आएगा। अच्छा वेक्टर जानते हो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर लॉ का फॉलो करता है, बराबर। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास में डायरेक्शन होता है, और वेक्टर लॉ का फॉलो करता है। समझ में आ गया मेरी बात को। अब ये बातें कोई फालतू बातें मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप समझदार बच्चे हो सारे, ठीक है। अब ये देखो बेटा, मैंने सबसे पहले वेक्टर लॉ का फॉलो करवाया, मैंने ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर लिखा आर वेक्टर, मैंने रिजल्टेंट क्या लिखा, आर वेक्टर लिखा। समझ में आ गया मेरी बात को। अब मेरा स्टेप थर्ड के अंदर ये काम है, स्टेप थर्ड के अंदर देखिए, स्टेप थर्ड के अंदर हुआ आर वेक्टर बराबर, मैंने पहले ही कहा, जैसे आप डेफिनेशन जो समझ रहे हो ना वही वाली बात है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन ये कह रहा है कि वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वेक्टर लॉ का फॉलो करता है। तो अपन ने क्या किया, डायरेक्शन लिया, मैग्नीट्यूड लिया, अब यहाँ पर ये रहा, वेक्टर लॉ का फॉलो करता है, बराबर। तो वेक्टर लॉ का इससे फॉलो किया। अब मेरा मुद्दा ये आता है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप फोर्थ के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, आर स्क्वायर बराबर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समथिंग ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं स्क्वायर करना चाह रहा हूँ। क्या मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूं, हाँ या ना, नहीं पहुंच सकता। पूछो क्यों, क्योंकि ये जो रूल होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है ऐसा। तो क्या राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसका मतलब अपना बेसिक मुद्दा यही है कि अपने को राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ मुड़ना है, अपने को कहां जाना है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ है जाना है। समझ में आ गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ अगर अपन जाएं तो यहां पर देखो बेटा नॉर्मल डाल दिए, यहां पर क्या कर दीजिए, नॉर्मल डालिए। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, मैं जो बात पूछ रहा था, जाना कहां है, मंजिल कहां है, ये समझना है आपको, ठीक है। मंजिल आपकी कहां है, देखिए समझना बात को, मंजिल ये रही, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस फिर 2ab कॉस थीटा, ये मंजिल है मेरी। अब मेरी मंजिल ये कह रही है कि आज तक मुझे 10वीं क्लास तक मुझे एक ही बात का पता था कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर मैं इतना ही काम कर सकता हूं, बराबर। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। अगर आपके दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में अगर आपने हेड का एंगल का पता है तो ये फॉर्मूला लगाइए, आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ईडी आ जाएगी। ईडी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है
पहला पहला शब्द यही आएगा, बार बार वेक्टर को ऐड करना है, फोर्स करना है, ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यही निकालना है, सब चीजें काम यही करना है, बेसिक समझिए, समझ गए मेरी बात को? ठीक है, मेरे यहाँ जाना है, क्या मैं इसके साथ जा सकता हूँ? मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया तो मैं जा सकता हूँ, बराबर। यहाँ देखिए बेटा, अब ये देखिए, एक तो मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्टेप फोर्थ के अंदर जाऊंगा मैं। स्टेप फोर्थ के अंदर पहले इन ट्रायंगल ए किसकी बात करूंगा, इन ट्रायंगल ओ ई एफ और जी की बात कर लेता हूं, बराबर। ये बी वेक्टर है मेरा, ये बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, इन ट्रायंगल ओ एफ जी, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, बराबर। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगाऊंगा बेटा मैं, ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ जी स्क्वायर इक्वल प्लस एफ जी स्क्वायर, और प्लस क्या लगेगा, इक्वल टू ओ जी स्क्वायर, ओ जी स्क्वायर। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कैप जो लगा हुआ होता है ना, वो आगे लेना है। ये देखो मैंने हर बार आगे लिया है, ओ एफ, एफ जी और ओ जी, ऐसे लिया है, समझ में आ गया? यहां तक ठीक हो? अगली बात समझना बात को। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये आया मेरे पास में, ये ए है, ये तो ठीक है। इसका मतलब मेरे को ओ एफ पता करना है कि ओ एफ क्या है मेरा। ओ एफ देखिए मेरा क्या है, मेरा ए वेक्टर है, और मुझे ये वाली साइड नहीं पता, ये वाली साइड नहीं पता, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, कोस थीटा साइन थीटा यूज करके निकाल लूं कोस थीटा साइन। देखिए ये भी देखो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, ये ध्यान रखना आप। पाइथागोरस थ्योरम और कहीं नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो वेक्टर लो लगा सकते हो, अदरवाइज क्या लगा सकते हो, वेक्टर लो लगा सकते हो। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इन ट्राइंगल, एक यहां पर आप बात कह सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ई एफ जी कह दूं क्या, ई एफ जी, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाएगा, इसका मतलब ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, ई एफ है आपका, और हाइपोटेनियस आपका क्या है, बी वेक्टर है, बी कह देता हूं। और ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा। ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, बी कोस थीटा, बराबर। अब यहां पर देखो, अच्छा मैं वेक्टर भी लगा सकता हूं, लेकिन मुझे करना तो स्क्वायर ही है, करना तो मुझे क्या है, स्क्वायर ही है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ई एफ बराबर आ गया बी कोस थीटा। यहां पर देखिए एक और करना है, और साइन थीटा और कर दीजिए, साइन थीटा बराबर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज एफ जी, और एफ जी अपॉन हाइपोटेनियस ही बोल देता हूँ, हाइपोटेनियस क्या है, बी है। तो इसका मतलब एफ जी बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा। अब दो बातें आप नोटिस कर लेना, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, उल्टे सीधे ट्रायंगल में नहीं लगेगा। उल्टे सीधे ट्रायंगल के अंदर वेक्टर लो लगेगा, क्या लगेगा, वेक्टर लो लगेगा। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर समझना बात को, तो मेरे पास में आ गया, इसका मतलब ओ एफ क्या है मेरे पास में, ओ एफ क्या है, ए है, ओ एफ क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा है। अरे बोलो, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर। और प्लस एफ जी क्या है मेरा, बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। ओ जी क्या है, आर स्क्वायर हो गया मेरा काम। ठीक है, तो दैट इज आर, आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, और इक्वल टू समथिंग। तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस। समझ में आया यहां तक? और स्क्वायर ये आ गया। या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ये समझना है आपको बात। वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ आर बराबर मोड ऑफ ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी वेक्टर, ये इसी का ही दूसरा फॉर्म है, ठीक है। अरे है कि नहीं है, आर बराबर मोड ऑफ आर वेक्टर बराबर समथिंग, ठीक है, इसी की ही दूसरी फॉर्म है ये। आगे समझे, यहां तक समझ में आई बात? अब देखिए
यहाँ पर अपना एक चीज और देखो, यहाँ पर ये वाली बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर मुझे टेन थीटा निकालना है। मुझे क्या निकालना है? टेन थीटा। ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फा है। मैं मान लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, ये एंगल अल्फा मान लेता हूँ, मान लूं ये एंगल अल्फा मान लेता हूँ। समझ में आ गया मेरी बात को? ये एंगल मैंने अल्फा माना, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड थीटा? थीटा है बी वेक्टर का बेस से बनाया गया एंगल है, दैट इज बी वेक्टर का ए से बनाया गया एंगल, एंगल बिटवीन द बी एंड ए। और ये देखिए यहाँ पर किसके द्वारा है? इसके द्वारा, आर के द्वारा। इसका मतलब दोनों एंगल में डिफरेंस है, बराबर। दोनों एंगल में क्या है? डिफरेंस। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? इसका मतलब, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मुझे जो भी एंगल निकालना है, मैं क्या, मैं अगर मुझे टेन अल्फा या टेन थीटा निकालना पड़े, ठीक है, दो मुझे मेरे पास में ऑप्शन है, निकालना है, एक मुझे टेन अल्फा निकालना है, बराबर। ठीक है, टेन थीटा और टेन अल्फा निकालना चाहिए। तो टेन थीटा के अंदर देखो, मैं टेन थीटा निकालूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, वो मेरा कोई मुद्दा है नहीं वैसे, बेसिकली। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ आप? क्यों नहीं है? क्योंकि टेन थीटा के अंदर मेरे को जो भी फॉर्मूला चाहिए ना, वो इन टर्म ऑफ ए एंड बी चाहिए। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों चाहिए, और मेरे टेन थीटा के अंदर ए और बी दोनों नहीं आएंगे, इसलिए मुझे टेन थीटा से कोई लेना देना है नहीं एक्चुअली में। समझ में आ गया मेरी बात को? मैं यहाँ से टेन अल्फा निकाल, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? टेन अल्फा निकाल सकता हूँ। समझ में आया यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर, देखना ध्यान से, देखो बेटा, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा फिर से वापस से वही वाली बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा? बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? ये वाला बी साइन थीटा ही तो है। अरे बी साइन थीटा ही है ना। और ये वाला क्या है? cos थीटा। ठीक है, थीटा के सामने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने हमेशा ही साइन साइन कंपोनेंट होता है, ये समझ जाना। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, बी साइन थीटा, और ये आपका बेस कितना है पूरा? ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, टेन अल्फा समथिंग ऐसा कुछ, ये आया मेरा। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये वेक्टर लो होता है, ये क्या है? वेक्टर होता है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या है? इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक चीज तो ये ध्यान रखना, बट इट फॉलो वेक्टर लो, वेक्टर एलजेब्रा कह सकते हो, वेक्टर एलजेब्रा। लेकिन नेसेसरी है ये, करेगा ही करेगा। कोई एक आप एग्जांपल बताओगे? कोई एक आप एग्जांपल बताओगे? हाँ बोलो, कोई आप एक एग्जांपल बताओगे कि गुरुजी ये बताओ, आप आपके पास में कोई एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो है, दैट इज वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रखता है, बट वो क्या नहीं करता है? वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता है। कोई बताओगे? करंट, गुड, वेरी गुड। देखिए करंट, करंट क्या करता है? ठीक है, इसके पास में डायरेक्शन है और इसके पास में क्या है? मैग्नीट्यूड है, बट क्या नहीं करता? वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता। इसलिए ये क्या है? करंट है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ का क्या नहीं करता है? फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बट इट हैव मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखेगा, बट ये वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट मेरा यही है। अब ये बताइए, ये कहाँ काम में नहीं आता? अगर आपको ये नहीं आता ना, तो आप भूल जाइए ईडी को, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को तो भूल जाओ। ये तो है, ना आपसे फोर्स निकलेगा, ना आपसे निकलेगा, कोई भी वेक्टर तो नहीं निकलेगी। क्योंकि 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 वेक्टर खुद कह रहा है ये बात, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो मैं रखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, बट वेक्टर लॉ का जरूर फॉलो करता हूं मैं।
और वेक्टर लो अगर आपको आता है कि नहीं आता है वो पता कर लो। अब वेक्टर लो, अगर कोई भी दो हेड अगर आपके हैं, अब वेक्टर के अंदर इतना ही ध्यान रखना है, दो हेड के बीच में एंगल बनता है, और क्या करता है, दो हेड के बीच में हमेशा क्या बनता है, एंगल बनता है, एक बात, और ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है, ओरिएंटेशन नहीं करता है, चेंज नहीं करता। समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया क्या? ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सेकंड कॉन्सेप्ट। आज वेक्टर को ही आगे बढ़ा रहे हैं, समझ में आया यहां तक? ठीक है, फिर कभी अपन बात करेंगे स्केलर क्या होता है, टेंसर क्या होता है। 10 दिन लगातार अपन कॉन्सेप्ट पे ही चर्चा करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते जाइए, 10 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, इधर ठीक हो, फीलिंग बेटर? हाँ, अब देखो बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा क्या हुआ, मेरे पास में, अच्छा पहली बात, हाँ देखिए, अब एक बात दिमाग में आता है कि गुरुजी आप ये बताओ पहले कि आप ये वेक्टर ए ले रहे हो, क्या मैं टेढ़ा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो टेढ़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है? ये एक ए वेक्टर है और ये मैंने क्या कर दिया, बी वेक्टर कर दिया, बराबर? ठीक है, पहले सिंपल समझना बात को, स्टेप फर्स्ट। अब की बार मैंने ऐसे दिया है, समझ में आ गया? अब बताइए थीटा कहां बनेगा, अब बताइए थीटा कहां बनेगा, कोई बताएगा? नहीं बताओगे आप, मुझे पता है। ठीक है, स्टेप सेकंड देखिए बेटा, स्टेप सेकंड में ये होगा, ये देखिए ए वेक्टर को ऐसे ही लीजिए, ए वेक्टर ऐसे ही लगेगा, ए वेक्टर ये लग गया आपके पास में, और बी वेक्टर ऐसे लगेगा, ये बी वेक्टर लगेगा, यहाँ पर हेड पे लगेगा हमेशा, आ गया? और एंगल हमेशा क्या होगा, दो हेड के बीच होगा। ये देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, ये वाला, इसका मतलब एंगल थीटा ये वाला बने। समझ में आया मेरी बात? अब क्या इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आसान आ जाएगी। ये वो जो ऊपर जो प्रॉब्लम है वो भी यही रिजल्ट देगी, ये प्रॉब्लम भी वही रिजल्ट देगी, तो क्यों माथापड़ी करें? समझ आ गया? क्यों माथापड़ी करें बिना मतलब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाके क्यों प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करें? कोचिंग क्यों की जाती है? प्रॉब्लम को आसान करने के लिए। समझ आ गया मेरी बात को? जो जितना ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम करेगा वो सिलेक्शन भी लेगा, obvious सी बात है, अरे लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना? तो प्रॉब्लम को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइए, ये फिजिक्स का रूल है। समझ आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ऊपर वाली थी। समझ आ गया? ये तो वेक्टर को ऐड करने के तरीके हैं। समझ आ गया? तो इसको आगे ही नहीं बढ़ाएं, क्योंकि अब जैसे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई, आपको ऐसे दे देगा, ऐसे बना के दे देगा, और वो कह देगा भाई कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो हैं आपके पास में, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपके पास में हैं, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल इतना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, अपन ऊपर डिराइव कर चुके हैं, जरूरत ही नहीं है, वो जनरलाइज फॉर्मूला है। वो क्या है? जनरलाइज फॉर्मूला है। समझ आ गया? यहाँ तक आई के बात समझ? ये मेरा दूसरी बात थी। अगली बात ये देखो, वेक्टर को ऐड करना सिखा देते हैं आपको, ठीक है? इसको वैसे एक्चुअली कोई भी लो बोल सकते हो, पॉलीगॉन लो बोल सकते हो, 5 वेक्टर लिए, 4 वेक्टर लिए। तो आप देखिए मेरे पास में ये है कि कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर ऐसा है, कुछ दे रखा है मेरे को, ठीक है, और बी वेक्टर मेरे को ऐसा दे रखा है, ठीक है, सी वेक्टर मेरे को ऐसे दे रखा है, डी वेक्टर मेरे को ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर निकाल, मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो हेड पे लगाते जाइए, ठीक है, देखो बेटा, हेड पे लगाते जाइए, ये ए वेक्टर है मेरा, विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन, विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को आपको चेंज नहीं करना है, बी वेक्टर। और यहां पर देखिए, ये आया आपका सी वेक्टर, ये आपका क्या आया, सी वेक्टर, ये आपका क्या आया, डी वेक्टर, ओरिएंटेशन देखो चेंज नहीं किया है मैंने, ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एनिमल, ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज, इसको ओ बोल दीजिए, इसको ई बोल दीजिए, इसको एफ बोल दीजिए, इसको जी बोल दीजिए, इसको एच बोल दीजिए, दैट इज ओ एच वेक्टर बराबर, बोलो ओ एच वेक्टर बराबर ओ ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ जी वेक्टर प्लस जी एच वेक्टर, ठीक है, हो गया काम, समझ में आ गया? अब इसके अंदर अगर पैरेललोग्राम लो लगाने हैं
तो देखिए बेटा यहाँ पर समझना बात को, ये देखिए ये एंगल बनेगा एक का, तो एक का यही एंगल बनेगा ना, ठीक है, एक का यही एंगल बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये एंगल बना, ये एंगल θ1 हो जाएगा। अब ये देखिए बेटा आगे बढ़ाइए इसको, ये एंगल θ2 बनेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ये एंगल θ2 बनेगा, ठीक है। ये एंगल क्या बनेगा, ये देखो आगे बढ़ाइए इसको, आगे बढ़ाइए, ये देखिए एंगल θ3 बनेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दे, इस तरीके से बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अरे बोलो, आगे आगे समझ में? तो ये आपका क्या होता है, एक ये मैंने वेक्टर लॉ की ही बात की है, इसके अंदर सिंपल सी बातें हैं। समझ में आ गया क्या? अब देखिए यहां पर अगला कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा? 3। अपन ने क्या काम किया ये बताओ? अपन ने क्या काम किया? ए वेक्टर लिया और एक क्या लिया अपन ने? बी वेक्टर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर अपन ने जो ये वेक्टर अलजेब्रा करते हैं उसके अंदर पैरेललोग्राम का नाम बहुत आता है ना? पैरेललोग्राम नाम आता है, सुना है कभी? पैरेललोग्राम नाम सुना है आपने? ठीक है। समांतर चतुर्भुज सुना है कभी ना? ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर देखिए, सुनिए मेरी बात आप ध्यान से। ए वेक्टर लिया मैंने और मेरे पास में बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है मेरा, ठीक है। जो भी एंगल होगा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरे पास में दो साइड है, और दो साइड से मैं क्या बना सकता हूँ फिजिक्स के अंदर, आप बताओ? या तो मैं क्या बना सकता हूँ, स्क्वायर बना सकता हूँ, या मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, और या मैं क्या बन सकता हूँ, पैरेललोग्राम बना, बराबर, तीन चीजें बना सकता हूँ। अब मैं क्या नाम है, जनरलाइज फॉर्म के साथ चलता हूँ। मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ में मैंने कोई करेक्टराइजेशन नहीं किया है, मैंने ना ही में इक्वल कह देता तो स्क्वायर बन जाता, और स्क्वायर के साथ 90 भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। समझ में आ गया? अब चलो दूसरी बात करते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी की बात कर लेते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी में क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी में क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी के अंदर 90 की कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू बी तो नहीं है। अब अपने पास में 90 भी नहीं होना चाहिए और ए बी भी नहीं होना चाहिए, वो बताओ क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसलिए हर बार क्या करता है, पैरेललोग्राम को बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर, तो पैरेललोग्राम के अंदर साइड हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा क्या होती है? साइड हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अरे बोलो, देखिए यहाँ पर ये मेरी साइड है बी वेक्टर, ठीक है, और ये आमने और सामने की साइड बराबर होती है। पैरेललोग्राम के अंदर आपने नाम सुना होगा। अब वेक्टर लो ये कहता है, वेक्टर लो ये कहता है ये भाई एंगल कितना होगा? थीटा होगा। दो हेड के बीच एंगल होता है। समझ में आ गया? तो अब अपन काम कर देंगे इसका, जो भी होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट है आपका, ये क्या है? रिजल्टेंट है। अब ये कोई बताएगा, ठीक है, ये कोई बताएगा ये एंगल क्या है, ये कितना है? ये एंगल कोई बताएगा ये कितना है? थीटा। थीटा क्यों है? क्योंकि ये ए है, वेक्टर को आगे पीछे किसका आ जा सकता है? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये एंगल क्या नाम दे देते हैं? अल्फा दे देते हैं। समझ में आ गया? तो ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और अभी अपन तो डिराइव कर चुके हैं, बिना मतलब की माथापड़ी करने की अपने को जरूरत ही नहीं है, कि आर स्क्वायर बराबर अपन कर चुके हैं ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा, ये अपन कर चुके हैं। और इसकी दूसरी फॉर्म क्या होता है? आर बराबर ए प्लस बी मोड ऑफ। समझ में आ गया? आर वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक हो यहाँ तक? हेड वाला चक्कर समझ में आया कि दो हेड के बीच एंगल होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, ये समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा सीधा ही ए, देखिए यहाँ पर टेन अल्फा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये टेन टेन अल्फा हो गया। और एक कोस थीटा तो आपको दिख ही रहा है, कोस थीटा तो आपको दिख ही रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? इसका मतलब दो ही चीजों के ऊपर अपन ने फोकस किया है कि आप इसके अंदर कभी भी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते, अगर आपको कोई जनरली कोई एंगल दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, वो आप बता दीजिए एक बार कि वो किसके अंदर होता है?
पाइथागोरस थ्योरम किसके अंदर लागू होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। किसके अंदर लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगता है ना? ठीक है। और जनरलाइज फॉर्म के अंदर क्या मैं यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री इस फॉर्मूले के अंदर काम में लूं तो क्या लग जाएगा? लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos 90 होगा, 0 होगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। ये दो वेक्टर के बीच की जनरलाइज फॉर्म में मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। समझ में आ गया मेरी बात को? इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो है या पाइथागोरस जो थ्योरम है, ठीक है, वो एक पार्ट है, वो ओनली क्या है? एक पार्ट। समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, चलें आगे। ये एक बात समझ में आई होगी आपके, उम्मीद कर सकता हूं मैं। तो देखिए अगली बात, अब बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट पे बात करते हैं। सारे एक ही चीज से कॉन्सेप्ट है सारा, मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए एक जरूरी चीज है, वो लास्ट एंड मत छोड़ो। अंतराक्षी खेलिए कभी, शुरू करो अंतराक्षी, ले हरि का नाम, तो लास्ट एंड जहां होता है ना, वही फिजिक्स को घुमाओ पूरे को, वही है और कुछ नहीं है। अब देखो मैंने छोड़ नहीं छोड़ा, मैंने पहले वेक्टर लिया, फिर मैंने दो वेक्टर को ऐड किया, मैंने वेक्टर लॉ का फॉलो किया, और जबकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन के अंदर बात कही हुई है, ये बात कि इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और फॉलो वेक्टर लो, मैंने पहले मैग्नीट्यूड लिया, मैंने डायरेक्शन लिया, उसके बाद में तीसरा काम किया मैंने, फॉलो वेक्टर लो। समझ आ गया? अब यहां पर देखिए अगली चीज, मैं करता हूं वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलोगे? क्योंकि अपने पास में दो वेक्टर हैं, अपने पास में क्या है? दो वेक्टर हैं, ठीक है, और दो वेक्टर का अपने को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, वैसे तो इसका फिजिकल मीनिंग तो जानते होंगे, किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये एरिया किसका होता है? वो पैरेललोग्राम ही होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट इज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है। अब देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, वेक्टर की जब बात करोगे तो क्या करोगे? पैरेललोग्राम की ना तो स्क्वायर नाराज होगा और ना रेक्टेंगल नाराज होगा, और राजी कौन हो जाएगा? पैरेललोग्राम। इसका मतलब जनरलाइज फॉर्म इसके ऊपर ही आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऐसा कुछ, समझना बात को? ये हो गया, और मुझे क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे ये बात का पता है, ये क्या है अपना? ए वेक्टर है, और ये अपना क्या है? बी वेक्टर, बराबर। और ये अपन ने इसका एंगल नाम क्या दिया था? थीटा दिया था। इसका नाम क्या दिया था? थीटा एंगल दिया था। और ये सामने वाला क्या है? सामने वाला बी साइन थीटा। ये क्या है? बी कॉस थीटा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब एक एक दिमाग के अंदर, आपके दिमाग में तो आएंगी नहीं बातें, ठीक है? ठीक है, टेन अल्फा बराबर में कई बार ऐसे लेता हूं कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैं यहाँ वेक्टर लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पर वेक्टर की बात कर नहीं रहा एक्चुअली में, क्योंकि टेन अल्फा क्या है? एंगल है, ये तो एंगल है। समझ में आ गया? अरे बोलो। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये आया बी कोस थीटा, एक आया बी साइन थीटा, और समथिंग ऐसा कुछ आया। तो अब आपने, मैं लेता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस हाइट होता है मेरा, सबसे पहली बात। तो बेस इंटू हाइट, मतलब बेस चाहिए मेरे को। बेस क्या है इसका? अच्छा चलो ठीक है, बेस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा, ए है। अच्छा चलो ठीक है, अब जिसके दिमाग में ए प्लस बी कोस थीटा है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो आप। ये जो अपन ने ये जो काम किया था, ये क्यों किया था भाई? अपन ने तो राइट एंगल ट्राइंगल का काम में लेना चाह रहे थे, क्योंकि अपने को एक जनरलाइज फॉर्म बनानी थी। तो ये जो अपन ने जो आगे बढ़ाया था, नॉर्मल डाला था, उसका मतलब क्या था? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। समझ में आगे मेरी बात? ये मजबूरी थी अपनी, पाइथागोरस थ्योरम ही अपने पास में ऑप्शन था। अब अब क्या मजबूरी है भाई? आप तो एरिया और पैरेललोग्राम लिख रहे हो, अब काय की मजबूरी है आपकी? कोई मजबूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो, आगे मत बढ़ो, पैरेललोग्राम से आगे मत बढ़ो। ठीक है, इसका मतलब बी कोस थीटा आते ही आप पैरेललोग्राम से आगे बढ़ रहे हो। पैरेललोग्राम से क्या बढ़ रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। ये कह रहा है भाई बेस काम में लो, ले लो काम में, ए है इसका बेस,
और हाइट ये होगी बेटा, हाइट ये होगी, दैट इज ये वाली या ये वाली, एक ही बात है। ठीक है, तो बी साइन थीटा। ठीक है, तो ए इंटू बी साइन थीटा। ये इंटू जो है यहाँ पर नॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कोई इंटू इंटू वाला है, मल्टीप्लीकेशन वाला शब्द है ये, दैट इज ए बी साइन थीटा, दैट इज ए बी साइन थीटा। समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये तो क्या है, ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं कोई नाम दे देता हूं, एनीवन सी दे देता हूं, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो मैं ये सी आया है मेरा, बट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है मेरी, मेरी ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इन वेक्टर नोटेशन में क्या लिखेंगे, वेक्टर नोटेशन में क्या लिखेंगे बताओ? इन वेक्टर नोटेशन में ये लिखेंगे कि सी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, ठीक है, या इसको ऐसे लिखेंगे दैट इज सी बराबर ए बी और साइन थीटा एन केप। एन केप क्या है यहाँ पर? एन केप यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज दो वेक्टर क्वांटिटी मिलके हमेशा एरिया को स्वेप्ट करती है। ये देखो, ये एरिया है, ये किसी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन है, उसको आप मोड़िए दूसरी तरफ, और ये अंगूठा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बाहर की साइड आएगी डायरेक्शन, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? ठीक है, तो ये स्वेप्ट एरिया है और वो उसकी डायरेक्शन है। इसका मतलब ये जो आउट ऑफ द प्लेन है, ये क्या है? आउट ऑफ द प्लेन है। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, ये सब बातें थी, अब समझ में आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे, अब ये मैंने क्यों किया, ये भी समझने वाली बात है, ये क्यों कर रहा हूं, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन को कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पूछेगा सवाल। कैसे पूछेगा सवाल? ये भी है एक मुद्दा। मुझे पूछेगा बताइए भाई कोप्लेनर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ तक जाना जरूरी है, अदरवाइज मैं जा नहीं पाऊंगा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, सेम लाइन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेम लाइन? सेम लाइन का मतलब एरिया कंटेन ना करे। इसका मतलब क्या होगा कि मैं एरिया को अगर जीरो करने में कामयाब रहा, ठीक है, तो वो जो वेक्टर होंगे जिनका दो की वजह से मैंने एरिया कंटेन करवाया या क्रॉस प्रोडक्ट करवाया है, वो जीरो हो जाने चाहिए। वो जीरो होंगे तो लाइन में है, और अगर जीरो नहीं हुए तो, जीरो नहीं हुए तो वो प्लेनर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? और अब बात आती है डॉट, ये हो गया सब चीजें। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक क्या होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? ए वेक्टर और डॉट है बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने कर ही लिया, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और एन केप हो जाएगा, एनीवन। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, और किसकी बात आती है? यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट करें। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया। इट रिप्रेजेंट एरिया, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब अगर कोई दो वेक्टर मिलके और एरिया कंटेन ना करें तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर। ठीक है, और करें तो क्या हो जाएगा? कोप्लेनर। बेसिकली दो वेक्टर मिलके हमेशा क्या करते हैं? प्लेन को कंटेन करते ही करते हैं। समझ आए यहाँ पर? अब देखो बेटा, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब मैंने क्या किया, मतलब इसका मतलब क्या है? मैंने एरिया लिया है और मैंने हाइट से क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, तो क्या बना? वॉल्यूम बना। और ये क्या होता है? ये किसका वॉल्यूम होता है? इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड। ठीक है, ये पैरेललोपिपेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो क्यूब एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, जनरलाइज फॉर्म होता है पैरेललोपिपेड। ठीक है, आप क्यूब के अंदर क्या होता है? तीनों अक्ष, तीनों प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं। मैंने यहाँ पर थीटा आ रहा है, वही बात है, अगर मैं 90 लूंगा, ठीक है, तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, वही बन जाएगा वापस से। ठीक है, अगर मैं तो क्यूब करूंगा, क्यूब की तो स्पेसिफिक
तो पैरेललोपिपेड के अंदर कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होता। समझ में आ गया मेरी बात को? तो उसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। समझ गया? आ गया? ये एक बेसिक से कुछ बातें थी, कुछ कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए, अगर मुझे 3 वेक्टर दे दे तो, मुझे क्या दे दे, 3 वेक्टर दे दे तो, ठीक है, 3 वेक्टर दे दे और उनका मुझे क्या दे दे, भाई आप क्या कर लो, ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर लो। क्या कर लो? ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर लो, 3 वेक्टर दे दे तो, ठीक है। अगर जीरो हो गया तो समझ जाना ये क्या कर रहा है, कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर है। समझ में आया यहां तक? ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा, कोलीनियर हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दे क्या हो जाएगा, को लीनियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ?
करो करो करो। टाइम नहीं है मेरा, टाइम है ना फिर होटल की तो टाइम ही है। अब बनाए रोटी सब्जी। क्या कर रहे हो? पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? समांतर सट फलक। समांतर सट फलक। 6 फलक है समांतर पैरेलल, अलग एंगल बनके। देखो ये इस तरीके से हो गया ना। देखो क्या कह रहे हो? अब देखो ये इस तरीके का हो गया ना, ऐसे। ये इस तरीके का होता है। अब ये पर्टिकुलर एंगल बनाएगा यहाँ से, ठीक है। पर्टिकुलर एंगल लेते ही क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। तो बोलते हैं पैरेललोपिपेड, ठीक है ना। लिख लिया गया। अब देखिए अपन अगर एक्सिस की बात करें कि ओरिजिन क्या होता है, ये तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। आप ऐसे ले लीजिए, ये देखिए एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके का अपना पैमाना रहेगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो वाले सवाल अगर अपन करते हैं तो समझ में आ गया मेरी बात को। तो सबसे पहले आपको अगर मैं सबसे पहले आपको ओरिजिन और कोऑर्डिनेट देने आने चाहिए। सबसे पहले आपको क्या देने चाहिए? ओरिजिन और कोऑर्डिनेट देने आने चाहिए। अगर आप ओरिजिन और कोऑर्डिनेट देते हो ना तो सारे सवाल हो जाते हैं। ओरिजिन अगर है और कोऑर्डिनेट देते हो तो सारे सवाल हो जाते हैं। जैसे देखिए, सपोज करो कि ये मेरा क्यूब है, समझना बात को। ये मेरा क्या है? क्यूब है, ठीक है। और क्यूब का ये मैंने ओरिजिन दे दिया, ठीक है। और ये ए पॉइंट है मेरे पास में और ये मेरे पास में क्या है? बी, वही बी पॉइंट है। इनके मुझे ए साइड के लिए, तो आप इनके तीनों के कोऑर्डिनेट दे सकते हो। दे सकते हो कोऑर्डिनेट? देने आते हैं? कोऑर्डिनेट देना एक बार। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। करना एक बार इसके ए बी सी के कोऑर्डिनेट देना आप। मेरा ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, सुनना समझना, कोई बात नहीं है। देखो इधर देखो बेटा, ये ए है। अब देखो ये क्या चले, अपन एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? ए और ये 0 हो गया मेरा। समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट को जाने के लिए क्या करूं बताओ। ये देखो यहाँ पर आप क्या डालिए? नॉर्मल डालिए आप,
नॉर्मल के बिना आपका पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना आप। नॉर्मल के बिना आप लाल कक्का नहीं लगा सकते, परपेंडिकुलर, इसका मतलब आपको नॉर्मल डालना ही पड़ेगा। इधर देखो, अब यहाँ पर देखिए, जैसे सपोज करो कि आपका ये वाला है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a/2 और 0। ये सपोज करो कोई एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, और बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देना। इसका मतलब अपने को ये परपेंडिकुलर चाहिए, अपने को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए ना। और ये अपने को एंगल भी दे रखा है 60 डिग्री चाहिए। इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगाए अपन जिसके अंदर परपेंडिकुलर आए, जिसके अंदर बेस आए, परपेंडिकुलर आए और एक बेस आए, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो टेन टेन लगाते हैं, टेन 60 बराबर, ठीक है, परपेंडिकुलर और अपॉन है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या है, अपने को निकालना है। परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया, एफ बी कह सकता हूँ, एफ बी, ठीक है, इक्वल टू बेस कितना है, a/2 हो गया। तो इसका मतलब एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा a/2 टेन 60, a/2 टेन 60 समझ में आ गया। तो टेन 60 का मतलब हो गया a/2, और sin 60 कौन को, sin 60 कौन, तो a/2 sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा a√3, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, a/2 और a√3/2, ये आ गया। समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ में आएगी, पक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब दिमाग में ये आता है कि आप ये तो बताओ गुरुजी कि निकलवा क्यों रहे हो कोऑर्डिनेट, ये तो पूछा ही नहीं आपने मेरे से, नहीं पूछोगे, नहीं पूछोगे, कोई भी सवाल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई भी सवाल, दैट इज डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निकालिए, अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है, अगर आपको ओरिजिन पता है, आपको कोऑर्डिनेट पता है और ओरिजिन पता है। जैसे सपोज करो मेरा फर्स्ट सवाल है, समझना बात को, ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर ये मेरा 0 0, अब मैं ऐसे कर देता हूँ कि भाई इसके ऊपर मेरा क्या, देखिए एक चीज का कभी भी ध्यान रखना कि अगर मेरे को ओरिजिन पता है, मूल बिंदु अगर मेरे को पता है, मेरे को कोऑर्डिनेट पता है, निर्देशांक अगर मेरे को पता है, तो मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होगी ना वो कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, ठीक है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं करती है, डेफिनेशन तो उसका वही रहेगा, जैसे एफ बराबर के Q1 Q2/r², बराबर। अब सबके अंदर आपने नोटिस किया होगा, चाहिए क्या, सबके अंदर आपको क्या चाहिए बताओ, सबके अंदर आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। जैसे डाइपोल मोमेंट है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ नहीं करना, डेफिनेशन चेंज नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ मूल बिंदु ओरिजिन निकाल लीजिए और एक डायरेक्शन निकाल लीजिए, ओरिजिन निकाल लीजिए और एक कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है, ये पता कर लीजिए, समझ आपको। मैं देखो, मैं पहले डाइपोल मोमेंट निकालता हूँ। देखिए डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होता है आपका, डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, आप जानते हो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखो समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई वेक्टर होता है, एक्चुअली डेफिनेशन इसकी ये होती है, पी आई बराबर समेशन ऑफ क्यू आई इंटू आर आई वेक्टर होता है। समझ में आ गया। ये कह रहा है कि आपका, ये कह रहा है कि आप क्या कर लीजिए, एक तो ओरिजिन कर लीजिए, और ओरिजिन से आप चार्ज ले लेना, और ओरिजिन से आप क्या ले लेना, चार्ज की चार्ज आपके कहाँ रखे हुए हैं, ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, बस ये काम कर देना आप, उसके बाद में आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, बराबर, ठीक है। अब यहां पर देखो, आप देखिए, मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर -2q चार्ज है, और यहाँ पर +q चार्ज है, और यहाँ पर +q चार्ज है, मैंने ऐसे कह दिया। सवाल तो मेरा जो था वो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे इसका क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। समझ में आ गया। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, वो एक बेसिक मुद्दा है, कोऑर्डिनेट एंड ओरिजिन। कोऑर्डिनेट से आप क्या समझते हो, निर्देशांक क्या होते हैं, और ओरिजिन क्या होते हैं, क्या ओरिजिन बदलने से, क्या कोऑर्डिनेट बदलने से आपका सवाल चेंज हो जाएगा, और क्या सब सवाल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। ये फिजिक्स का दूसरा पिलर है, मैंने पहले बताया 10 पिलर्स हैं,
उसके अंदर दूसरा पिलर पहला पिलर है, ठीक है। और ये इसको आप पहला पिलर कह सकते हो, दूसरे को वो दूसरा पिलर बोल सकते हो। ये है उससे पहले भी, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये कह रहा है समेशन ऑफ क्यू की जितने भी भाई आपके पास चार्जेज हैं और उनका क्या करना, चार्ज और मूल बिंदु से दूरी का आप क्या कर देना, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, बराबर। तो देखिए यहाँ पर समेशन ऑफ पी वेक्टर बराबर, मैंने क्या लिया बेटा, 2 - 2 क्यू चार्ज लिया, मैंने क्या लिया, -2 क्यू चार्ज लिया, और ओरिजिन पर रखा हुआ है, 0 दूरी पर रखा हुआ है, तो 0 लिख दिया, समझ में आ गया। और अब देखो दूसरा जो आपका क्यू चार्ज है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है, ओरिजिन से ए दूरी पर रखा हुआ है, कौन सी दिशा में रखा हुआ है, ये देखो पॉइंट टू बी नोटेड, कौन सी दिशा में रखा हुआ है, तो ए आई के दिशा में रखा हुआ है। अब ये देखिए प्लस क्यू चार्ज है और वो कौन सी दिशा में रखा हुआ है, a/2 तो आई केप में है, और प्लस है a√3/2 और जे केप में है। आंसर आ गया, यही आंसर, समझ में आ गया, आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, ठीक है। अब आपको बताइए मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, वेक्टर पूछे तो वेक्टर निकाल दो। अरे बोलो, आया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कमाल किस बात का है, कमाल किस बात का है, कमाल है ओरिजिन और कमाल है निर्देशांक। बस ओरिजिन डिफाइन करो और निर्देशांक डिफाइन करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर देखो एक काम किया मैंने, ये पहला काम था मेरा। अब देखना, समझना बात को, मुझे क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पर भी निकालना है एनिमल, ठीक है, निकाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो यहां पर समझना बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देता हूं, F बराबर के और Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर और प्लस माइनस आर के। पहली बात, ये प्लस माइनस आर के क्यों लिखा है, कोई बताएगा, प्लस माइनस आर के, क्योंकि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक अट्रैक्टिव नेचर होता है और एक क्या होता है, रिपल्सिव नेचर होता है। एक आकर्षण की प्रकृति होती है और एक क्या होती है, प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है, समझ में आ गया, इसलिए लिखा। अब लेकिन मुझे निर्देशांक जो आ रहे हैं ना, समझना बात को, ठीक है, अगर निर्देशांक जो आ रहे हैं ना मेरे पास में, देखो बेटा, F बराबर के Q1 Q2, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते, प्लस माइनस आर में। अब बताओ ये क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही तो है, पोजीशन वेक्टर के लिखो और आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ना कोई कंपोनेंट का चक्कर, ना कोई कोस थीटा का चक्कर, ना कोई साइन थीटा का चक्कर, कुछ कोई चक्कर नहीं है, आ गया। और आर क्या है, गति है, कहां से है आपकी, कहां से है आपकी, ओरिजिन से, समझ में आ गया मेरी बात, ओरिजिन से दूरी, इसका मतलब यही वैल्यू लिखनी होती, आगे बात समझे, आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे जैसे देखो ये वाला सवाल करके बताता हूं आपको, अरे इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, ये देखिए फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स लगता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखो बेटा -2 क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। सवाल को एक बार देख ध्यान से, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ये देखिए ओरिजिन है, ये ओरिजिन है और ये मेरा a/0 है, a0 है पॉइंट, a0 है, और एक मेरा क्या पॉइंट है, सर वॉइस नहीं आ a/2 रही। और a√3/2, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये ओरिजिन रहा मेरा, और मुझे क्या निकालना है, सपोज करो मुझे ये वाले इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज करो बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चार्ज यहाँ से ये रखे हुए हैं तो चार्ज की वजह से ही होता है, चार्ज की वजह से ही होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोर्स बराबर F बराबर, यहाँ पर देखिए ओरिजिन से दूरी ले, अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर आपको क्या पता करना है, फोर्स पता करना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये बीच का एनी वन में r1 वेक्टर दे देता हूं, ये बीच की दूरी क्या है, r1 वेक्टर है ये, ठीक है, r1 वेक्टर ही आपको दिखाना है और ये आपका r2 वेक्टर हो जाए, सपोज करो,
ये तो आपको ए भी दे रखा है, ठीक है, समझ आए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एफ बराबर के, और ये वाला लिख दो -2 क्यूब, -2 क्यू लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, और अपॉन है ए स्क्वायर ही लिख दो, ये बीच की दूरी तो यही है, ए स्क्वायर। मैं ऐसे कह रहा हूं कि ए क्यूब लिख दिया करो, क्या लिख दिया करो, ए क्यूब लिख दिया करो, और वेक्टर लिख दो, दैट इज ए आई क्यूब। आ गया, हो गया, ए आई, ये आंसर आ गया, आ गया। देखो ये रहा, अब देखो बेटा प्लस ये एक चार्ज ये रहा क्यू, एक चार्ज ये रहा क्यू, तो क्यू स्क्वायर कर दूं, अपॉन ये देखो सीधी दूरी ली जाती है यहां पर भी, ए स्क्वायर ए क्यूब कर दूं, यहां पर भी कर दूं क्यूब, और ये देखो ये आपका कोई वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी आप, बीच की दूरी तो ए है, लेकिन वो वेक्टर पता करना पड़ेगा, आपका वेक्टर क्या है, समझ आ गया। तो मैं ऐसे कह देता हूं कि यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हो, ये जो बीच की दूरी है ना, ये जो आपने ए जो लिया है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, आपको पोजीशन वेक्टर नहीं, का पोजीशन वेक्टर क्या है, अब समझना बात को। देखो ये वाला R2 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये देखो a माइनस ए बाई 2, हाँ a माइनस ए, एक मिनट ये यहां कर देता हूं, ठीक है। देखो बेटा a माइनस ए बाई 2, और एक तरीके से आई केप कर देता हूं, ठीक है, a माइनस ए बाई 2 कर दिया, और इसमें से ये घटा दो, प्लस 0 माइनस a√3/2, ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये केप आ जाएगा, ये आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, इसका मतलब ये हो गया, मेरा हो गया R2 स्क्वायर और R2 क्यूब और R2 वेक्टर, यही आंसर है मेरा, बस इतना ही काम करना है, समझ आया। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा ऐसे टफ सवाल का आप निकाल सकते हो वैसे नॉर्मली, कभी निकाला है आपने, और किसकी वजह से हो गया ये, किसकी वजह से हो गया, आपने ओरिजिन डिसाइड किया और आपने क्या किया, बीच की दूरी ली, चार्जेस के दो के बीच की दूरी ली आप, समझ आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर देखो आपने, ये देखो ए से काम, ये देखो ये दो यहाँ की दूरी तो ए है, लेकिन ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पर ये इस लाइन में जाएगा, वो प्लेन में जाएगा, वो प्लेन वाले कोऑर्डिनेट है, ये प्लेन वाले कोऑर्डिनेट है, ये समझ गया मेरी बात को। इसका मतलब खेल किसका है, सारा खेल किसका है, ओरिजिन का है और ये निर्देशांक का है, समझ बात को, समझ गए क्या, आया समझ थोड़ा बहुत, तुमसे कैसे भी सवाल का निकाल सकते हो, कैसा भी सवाल, समझ में आ गया, आया क्या। देखो अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये क्या चीज होती है, ये मैं बता दूंगा, ये तो वही चीज है, देखो 2 पॉइंट के बीच की दूरी है, समझो बात, ये तो बेटा 2 पॉइंट के बीच की दूरी से, ये 2 पॉइंट हैं मेरे पास में, ठीक है, और ये मेरे पास में A0 है, अच्छा ये जो A0 है और ये a/2 a√3/2 ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट इसको ओरिजिन मान के है, क्या है ये, अपने को बिंदु मान के तो कर लिया, लेकिन अपने को उन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, उनके अपने को क्या चाहिए, बीच की दूरी चाहिए, समझ में आ गया। और ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये देखो आपको ये अब समझना बात को, ये देखो यहाँ पर समझना, 1 मिनट और समझ लेना, a/2 आई के और प्लस सॉरी माइनस a√3/2 इंटू जे। अब आप ये समझना चाहते हो कि गुरुजी आप ये तो बताओ, ये एक ए क्या चीज है, फिर ए क्या चीज है, ए क्या चीज है, ए क्या चीज है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है, नहीं है, इसकी दूरी ही है, और वही ही आएगी, ये देखो। अब इसका क्या करो, आप दूरी निकालो, आप a²/4 और प्लस 3a²/4 और का अंडर रूट बराबर कितना आया बता दो, ये आया कि नहीं आया, इसका मतलब दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। आप अगर इस एक ही टर्म में लिखोगे ना तो वो मैग्नीट्यूड फॉर्म आएगा, बट वो वेक्टर फॉर्म नहीं आएगा, अदरवाइज वेक्टर नाराज हो जाएगा। वेक्टर क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर की फॉर्म में लिखो, किसकी फॉर्म में लिखो? अब बताओ समझ में आएगा नहीं आया? इसका मतलब दूरी यही है, इसमें कोई डाउट नहीं है मैंने, लेकिन इन मेरे को पोजीशन वेक्टर दैट इज आई के, जे के, के की फॉर्म में चाहिए ना। समझ में आएगा नहीं आया? अरे आ है क्या? चले आगे। अब देखो आगे, देखो तीसरा सवाल। कैसा भी सवाल, किसी भी टाइप का सवाल कर लो, आपको बस ओरिजिन दे देना चाहिए और आपको कोऑर्डिनेट आना चाहिए। उसके बाद में तुम बिना मतलब परेशान होते हो उस चीज के अंदर, बिना मतलब। और थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई ना तो बढ़िया वाले आएंगे ये सवाल। अब देखो बेटा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता हूँ। सवाल मेरा वही है, सवाल मेरा क्या है? वही है। पहली बात तो ठीक है, मैंने अब की बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ सवाल को। मैं 0 0 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मास चाहिए। चार्ज का लेना देना इलेक्ट्रोस्टैटिक से होता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट क्या है? आने अपकमिंग टॉपिक क्या है मेरा? निर्देशांक और मूल बिंदु। अपकम ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ये तो मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ। ये टॉपिक मैं करूंगा, क्यूब भी करूंगा, मैं स्क्वायर भी करूंगा, मैं ओरिजिन 0 पे भी लूंगा, मैं ओरिजिन और कहीं भी लूंगा, वर्टेक्स पे भी लूंगा, कहीं पर भी ले लेना। आपको कहीं सवाल के अंदर कोई डाउट नहीं आएगा। समझ आ गया? ये देखिए 0 0 ओरिजिन है मेरा, और ये मेरा A0 ओरिजिन है। मुझे ये तो देखो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, A/2 और A√3/2 बराबर। अब की बार बेटा मैं क्या कर देता हूँ, मास रख देता हूँ इसके। मैं कह देता हूँ ये M1 मास है, M1 से नाराज हो जाएगा ये भी, M मास कर देता हूँ, ये 2M मास का कर देता हूँ, और ये 3M मास का कर देता हूँ, ऐसे। और मुझे पूछा कि सेंटर ऑफ मास कैसे क्या है, क्या कह दिया? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे आएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? नहीं आएगा। पूछो क्यों? मास बराबर नहीं है ना। मास क्या नहीं है? बराबर नहीं है। समझ आ गया मेरी बात को? तो देखो पहली बात तो ये होता है कि डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ आ गया मेरी बात को? अब देखिए यहाँ पर समझना बात को, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये होता है भाई, समेशन ऑफ MI और RI वेक्टर। डाइपोल मोमेंट और सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन में बताओ क्या अंतर? मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, मास और चार्ज का है। अच्छा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यही क्यों है? दिमाग में आता है यही क्यों है? आप बताओ यही क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यही कहता है कि भाई कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां कहीं मास रखा हुआ है और मूल बिंदु से उसकी दूरी कंपनसेट करनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास तो यही होता है। मतलब किसी भी बिंदु को सेंटर ऑफ मास उसको मानते हैं जहां पर उस पूरी बॉडी का मास सेंटर्ड माना जा सकता है। समझ में आ गया मेरी बात को? आई वैसे ये वाली बात, इसका मतलब मेरा हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि सेंटर ऑफ मास ये तो है मेरा समेशन ऑफ MI RI बराबर 0, ठीक है। एक चीज तो ये एक आया समझ। तो यहां पर देखो मैं क्या कर देता हूं, या तो 0 कर दो, ठीक है, और मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं कह देता हूं भाई RCM बराबर, सेंटर ऑफ मास RCM बराबर M1 इंटू R1 वेक्टर और प्लस M2 इंटू R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बताओ समझ में है कि नहीं है? अब ये देखो भाई, ये क्या है, प्लेन में है, XCM I के और YCM J के, कर देंगे क्या? इक्वल टू, बस बात तो वही है। इसका मतलब M1 वाले पॉइंट लिख दो भाई, 0 I के पर 0 J के, बोलो हाँ या ना, बोलो तो। M2 वाले पॉइंट लिख दो। M2 वाले पॉइंट क्या है? 2M है पहली बात तो। M1 मास का मान कितना है? M था, वो 0 पे रखा हुआ था। 2M वाला कितने पे रखा हुआ था? AI केप और 0 J केप पे रखा हुआ था। और प्लस से ये किधर रखा हुआ था? 3M वाला किस पे रखा हुआ था? A/2 I केप और प्लस से A√3/2 और J केप, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6M हो गया। M से M कट जाएगा, हो गया। सेंटर ऑफ मास आ गया, आई केप और जे केप की तुलना कर लो, एक्सियम आ गया और वाईसीएम आ गया। यही तो होता है सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो, आया कि नहीं है? आ गया।
और क्या निकालना चाहते हो बताओ? ग्रेविटी निकाल लो। देखो एफ जी बराबर निकालो। देखो एफ जी बराबर G m1 m2 और बाई आर स्क्वायर और माइनस आर केप। माइनस आर केप क्यों होता है कोई बताएगा? अट्रैक्टिव नेचर होता है। समझ में आ गया? ड्यू टू, अच्छा प्लस क्यों नहीं आता? क्योंकि रिपल्सिव नेचर होता ही नहीं। ठीक है, सन अर्थ। ठीक है, देख सकते हो अट्रैक्टिव नेचर है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर देखो सिंपल सी बात है। कौन सी बात है? सिंपल सी, एफ जी बराबर G m1 m2 और बाई आर क्यूब कर दूं। देखो अगर आपको, अच्छा डरते किस चीज से हो? डरते किस चीज से बताओ? किस चीज से डरते हो? कंपोनेंट से, बराबर। कोस थीटा, साइन थीटा। बचाव कौन कर रहा है आपका? यही वेक्टर ही कर रहा है। और ये वेक्टर किससे आएगा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहां से आएंगे? मूल बिंदु। यही तो है, खत्म। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये सवाल भी मेरा हो जाएगा। दैट इज मेरा आर वेक्टर आ गया। वही वाली बात है, वापस से कर लो चाहे। अब की बात थोड़ा और अलग तरीके से कर देते हैं, मास का चक्कर और कहीं कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है। ठीक है, मास अब की बार अपन यहाँ निकालते हैं। मास अपन क्या कर देते हैं? यहाँ निकालते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, अब देखो अब देखो बेटा, इधर देखो सारे बिल्कुल कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से। ये दूरी ए ही है, ये दूरी ए ही है, ये दूरी ए ही है। बट ये वेक्टर नाराज हो जाएगा। क्या नाराज हो जाएगा? वेक्टर नाराज हो जाएगा। इधर देख, नाराज नहीं होने देंगे। देखिए बेटा, एफ ए वेक्टर पे मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जहां जहां मेरा मास है ना, वहां की दूरी लेता हूं। मुझे तो क्योंकि इसने कहा ही यही है कि भाई दो मास के बीच की दूरी ले लो। समझ में आ गया? दो मास के बीच की बात करेंगे, अपने को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बराबर। तो एफ ए क्या है? ये रहा, मास ले लो। तो जी आया और 3m² आया। आया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ही आया, ए क्यूब कर देता हूं। ठीक है, और लेकिन ये वेक्टर कर देता हूं मैं। वेक्टर कर दूं, a/2 आई केब और प्लस a√3/2 जे केब। ये लो, आ गया। एक और ले लो, प्लस जी, और ये क्या हो जाएगा? 2m² डिवाइडेड बाई ए का क्यूब और ये ले लो ए आई केब। ये नहीं लगाऊंगा तो वेक्टर नाराज हो जाएगा, ये नहीं लगाऊंगा तो वेक्टर नाराज हो जाएगा। बाकी कोई मुद्दा नहीं है, नहीं तो मैं नहीं लगाता। हाँ सॉरी, हाँ 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 हाँ। ये देखिए, ये ए क्यूब ही है। हाँ वो, तो a-a/2 आई केब। ठीक है, आई केब और ए प्लस टू जे केब। ये आ गई बात, समझ में आ गया? ये बड़ा ब्रैकेट। अरे रुक जा, ठीक है, पूरे के उठा के क्या लगा दो? माइनस लगा दो। पूरे के उठा के क्या लगा दो? माइनस लगा दो। क्यों लगाया? क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होता है। उसको आप चार्ज की तरह ही ट्रीट करो आप, और पूरे के उठा के माइनस साइन लगा दो। बस इतना ही काम, हो गया सवाल। दोहराया? और कभी जिंदगी में नहीं निकाला होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपने ऐसे तो कभी नहीं निकाला। आपने कोई गोस लॉ से निकाल दिया होगा सिंपल से, वो भी देख के। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हर सवाल हो जाता है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेट। अगला सवाल देखिए, एक और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। आई बराबर, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पहली बात तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। आप कहाँ निकाल रहे हो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब आपको बस इतना सा ही नोटिस करना है कि आपकी एक्सिस कौन सी है, किसके अराउंड निकाल रहे हो, और उससे कंपोनेंट लेने हैं सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने, बराबर। आगे बात समझे? अब जैसे देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूं ना, ये वाली,
जैसे ऐसे कह देता हूँ ये वाली एक्सिस है, ठीक है, तो सिर्फ कोऑर्डिनेट इसके तो जीरो हो गए और ये बच गए, तो इतना मास इंटू दूरी का स्क्वायर ही करना है, समझ आ गया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कई चक्कर रहेंगे, इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एंगल वगैरह वगैरह। समझ आ गया मेरी बात को, आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को किसी भी पॉइंट के क्या देने हैं, कोऑर्डिनेट देने हैं, और अपने को ओरिजिन देना, ठीक है। पहले ओरिजिन डिसाइड होगा और उसके बाद में क्या होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज का और देखो, यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखिए, बस ओरिजिन का मुद्दा क्या है ये समझ रहे हैं आपको, पहले से ही एक्सिस देख लीजिए, ये जरूरी चीज। कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं कि ओरिजिन से पूरी एक्सिस पे चलिए, कितना चले हो आप वो पता कर लीजिए, उसके बाद में सारे सवाल हो जाएंगे। आपको पैमाना क्या दिया हुआ है वो जरूरी चीज है, पैमाना क्या दिया हुआ है वो जरूरी चीज है। मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो आपको सवाल में दिया हुआ ही आता है, हमेशा ही दिया हुआ आता है। समझ में आ गया मेरी बात को, कर लो, अब ये भी कर लो, शुरुआत यहीं से थी ना, यही थी।
जैसे देखो बेटा, इधर देखो, ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, मुझे ये बताना है। अब मैं ऐसे कहता हूँ, देखो ये एक m मास का पार्टिकल है और ये दूरी मेरी m मास का पार्टिकल है और ये मेरा सेंटर ऑफ मास, समझना बात, ठीक है। दैट इज ये मेरा RCM है या XCM मान लो, XCM, ये दूरी a है इसकी, समझना बात को, ये दूरी भी यही है। अब देखो जीरो कैसे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, a0, इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए बेटा, -a0, -a0। अब समझना बात को, XCM बराबर क्या होगा, m1 इंटू कोऑर्डिनेट ले लो, ये m1 इंटू ai के, ठीक है, और प्लस ये क्या आएगा, m2 इंटू -ai के, -a इंटू आई के डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 बराबर m2 है, तो बताओ जीरो आया कि नहीं था, जीरो आया कि नहीं आया, आ गया नहीं। इसका मतलब एक्चुअल डेफिनेशन इसकी यही होती है। ये देखो यहाँ से देखो, ये मल्टीप्लाई होगा समथिंग, या एक काम और कर सकते, एक काम और भी, मैं पहले से ही मान लूं ये 0 0 पे है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है। तो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये कर लो। कौन सा रह गया था, ये वाला, ये लिख, लेकिन अपनी अभी कोई जैसे कोई खास ऐसे मुद्दा नहीं है, आपको सब बता देंगे। ये अपना कोई सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कोई मुद्दा नहीं है अपने को, अपन अभी कोऑर्डिनेट और ओरिजिन डिसाइड करना है। आप समझ आ गया मेरी बात को, सब बता देंगे ये सब चीजें, दोबारा बड़े बड़े चैप्टर आएंगे। चले चले, हाँ। अब जैसे देखो, इसका मतलब सारा मुद्दा तो अपना खेल किसका है, खेल किसका है बताओ, कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पर अपन क्यूब करते हैं, क्यूब कर लें, आपको कोऑर्डिनेट देने आते हैं। देखो बेटा XCM है ये, सॉरी अक्स है, अक्स एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। अब देखो कोऑर्डिनेट देने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, पूरा आप एक्सिस पे चलिए, पूरा आपको क्या चलना है, एक्सिस पे चलना है, चले एक्सिस पे चलोगे, तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ एक्सिस पे चलने के लिए, जैसे मैंने ये ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन मान लिया। अब देखो इधर एक पैमाना लिखा हुआ होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, बराबर, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। समझ में आया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी स्टोरी है यहाँ पर, कि अगर मैं ओरिजिन से इधर की साइड आगे बढ़ूंगा तो मेरा वाई कितना भी चले होंगे, ओरिजिन से इधर ऊपर की साइड चलूंगा मैं जेड चलूंगा, और इधर चलूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस होगा, उधर चलूंगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। समझ में आ गया, आया। तो इसका मतलब मुझे ये पॉइंट देने, कुछ ई है, एफ है, सी है, एच है, आई है, जे है, के है, और समथिंग ओ है, ये। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोई बताएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, नॉर्मली आपको पता होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको, क्योंकि आप 7 साल से संघर्ष कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पता चला, और मैं ओरिजिन बदल दूं तो इसमें भी मार खा जाओ आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा पूरा चलो, देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, कि आप किसी भी रास्ते से गए होंगे, आप सीधा चलोगे तो ये आएगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यहां मुझे चलना है, बोले कौन से पाथ से जाना चाहोगे? देखो एक तरीका तो ये है कि मैं एक्स एक्सिस में कितना चला, ये चला, बराबर, वाई एक्सिस में कितना चला, और जेड में कितना चला, ए चला। तो ये लिख दो ए ए ए, बस यही होता है, मुद्दा यही है। इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेट क्या बताता है? एड्रेस। कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस बताएगा, इस गली में जाना है, मतलब गूगल है ये क्या है? गूगल मैप है। ऐसे ऐसे चलना, आप चले, और सीधा ऐसे भी जा सकते हो, छत पे चढ़ के देख लेना कि सीधा घर मेरा यहाँ पर, बराबर, ऐसे ही तो था। अरे बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? तुम बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। देखो बेटा, ये देखो ए चलो, ए चला, कहाँ चला? जेड में चला, अक्ष में चला, सॉरी, अक्ष में चला, ये लो, आ गया। ये देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अपने को क्या चलना है? ऐसे चलना है, ठीक है। जेड हो गया, वाई हो गया, और अक्ष में नहीं चला, जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जीरो ए जीरो हो गया। इसका मतलब ये हो गया ए जीरो हो गया। बोलो समथिंग, ये आ गया ए जीरो जीरो, ऐसा कुछ हो गया। समझ में आ गया? अब मुझे ये करना है पता कि आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर, आ गया ना? अब जो तुम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, निकालें पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैं ई आई वेक्टर निकालता हूं, समझना बात। देखिए, आई ई वेक्टर निकालता, आई ई वेक्टर क्या है? देखो, आई ई वेक्टर का मतलब ये होता है बेटा, ये वाला आई ई वेक्टर, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है, इसका एक टेल है, एक हेड है। तो इसका मतलब ई वेक्टर और माइनस आई वेक्टर। समझ में आ गया? जरूरत इन्हीं चीजों की पड़ेगी। ई वेक्टर क्या है बेटा? ए आई के और ए जे के और जीरो, ठीक है, समझ में आया? माइनस, माइनस आई, आई बोलो, जीरो आई के, जीरो जे के, और एक एक है, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया ए आई के, ए जे के, और माइनस ए के, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, आई ई वेक्टर। और मोड ऑफ आई वेक्टर क्या आ गया? मोड ऑफ आई वेक्टर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समथिंग, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जेड टू माइनस जेड वन, दो पॉइंट के बीच की दूरी। समझ में आ गया? आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब मुद्दा क्या है? ओरिजिन और कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर कोई भी सवाल कर लो चाहे आप, अब जैसे मुझे इन दो की पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी, निकाल लो, मैं कोई भी पॉइंट के बीच की दूरी निकालूंगा। अब अगर सपोज करो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालूंगा? भाई दो चार्ज के बीच की दूरी तो निकालनी है मुझे, मैं क्या करूंगा? उसको आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की फॉर्म में बदलूंगा, सवाल कर दूंगा। मैं कंपोनेंट के साथ नहीं जाऊंगा, मैं कंपोनेंट के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि कंपोनेंट ही तो है ये कंपोनेंट ही तो है, और क्या है? समझ आगे? मतलब चीज वही है। इसका मतलब चीज क्या है? अब बताओ प्रॉब्लम, एफ बराबर के क्यू वन क्यू, भाई आर स्क्वायर के साथ जाना ज्यादा सही रहता है या के क्यू वन अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर के साथ जाना जरूरी होता है? आर वेक्टर के साथ जाना जरूरी है, और आसान भी होता है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो इसका मतलब चीज यही है, ठीक है। अब अगर मैं इसी सवाल का ओरिजिन बदल दूं तो, अब ऐसे बहुत सारे काम करेंगे, ठीक है। 10 पिलर्स हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। आपको आई केप, जे केप, के केप, पोजीशन वेक्टर, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी बातें बतानी। डायमेंशन क्या होता है, एमएलटी फॉर्म क्या होता है, बेसिक बेसिक, बियोंसी फोर्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये 10 दिन यही ये बातें करेंगे आराम से। कर लेंगे? करना ये सब्जेक्ट शुरू करूं, यही कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखो जैसे मैंने ये वाला लिया,
ये लेता हूं, ठीक है। ये ले लूं। अब मैं अगर ये सवाल दूं, मैं दो तीन तरीके से सवाल करूंगा। मैं कितने तरीके से करूंगा? दो तीन तरीके से सवाल करूंगा। कौन कौन सा तरीका है? एक तरीका, मैं अब की बार पहले अक्स नहीं बदल रहा, एक्सिस नहीं बदल रहा। मैं क्या नहीं बदल रहा? एक्सिस नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है। एक्सिस मैंने बदल दी है वैसे, ठीक है। एक्स वाई जेड ऐसे ले लिया है मैंने, एक्स वाई जेड। पहले मैंने क्या ले रखा था? ये ले रखा, नहीं बदल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ओरिजिन ये है। कोई कर सकता है सवाल को? हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे सकता है। प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी ओरिजिन बदलते ही। अब देखो बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझ देना बात को। इधर इधर ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ऐसा कुछ। समझ में आ गया? और मुझे क्या करना है? इस पॉइंट तक आना है, मैं सबसे दूर के पॉइंट तक आता आऊं ना। मुझे यहाँ से बेटा ये ओरिजिन से चलना है। देखिए मैं चला माइनस जेड बराबर प्लस जेड, चले हुए माइनस जेड। गुड, ये आ गया माइनस। जो जो चले वो बताते जाना रास्ता। माइनस ए और एक अक्स एक्सिस पे नहीं चला, हो गया। यही तो है। आई कि नहीं है बात समझे? इसके बराबर, इसके, बोलो 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 बोलो। माइनस ए और ये ऐसे चले हो अब, तो माइनस ए जीरो, सही है। देखो प्लस एक्स ऐसे बाहर होता है और माइनस एक्स ऐसे अंदर है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कोई बताएगा? बराबर, ठीक है ना। ये देखो ऐसे ऐसे चलते तो क्या हो जाता? प्लस होता। ऐसे चले माइनस हुआ है। ये देखिए, ये बताओ है माइनस ए और बोलो, ये बोलो जीरो माइनस ए, ठीक है। और कोई पॉइंट रह गया क्या? ये कौन है? ये रहा। अब ये देखो माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? आप समझ रहे हो? समझना, एक मिनट, ये समझना, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने पहले ओरिजिन यहाँ था और अब की बार मैंने ओरिजिन यहाँ बदला, सारे उल्टे हुए। इसका मतलब सिर्फ क्या अंतर हुआ है? मैंने ओरिजिन बदला तो मेरा ओरिएंटेशन बदला है। मैंने क्या बदला है? ओरिएंटेशन बदला है। मतलब दैट इज, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं ना, वो बदले। समझ में आ गया? इसका मतलब इसके क्या बदले हैं? क्वाड्रेंट बदले। समझ में आ गया? बस, अब ऐसा आप काम कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट सवाल एक और है, बताऊं? नेक्स्ट सवाल क्या है, बताऊं क्या? नेक्स्ट सवाल ये है, अभी ये में तीसरा सवाल है, दो सवाल हो गए। अब ओरिजिन बदल के करोगे सवाल को, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन और ये एक्सिस क्यों बदल रहे हैं? क्यों बदल रहे हैं? सवाल बदलेगा, ठीक है, लेकिन सवाल अपनी डेफिनेशन नहीं बदलेगा। इसका मतलब या तो ओरिजिन बदल सकता है ज्यादा से ज्यादा, या क्या बदल सकता है? वो एक्सिस बदल सकता है। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, अब मेरा सवाल ये है, क्या ये आप सवाल कर सकते हो? नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है? सवाल मेरा ये है कि क्यों आप एक्स वाई एंड जेड या एक्स वाई एंड जेड ऐसे क्रम में क्यों लेते हो आप? प्रॉब्लम अगला मेरा ये, क्रम में क्यों लेते हो, ऑर्डर में क्यों लेते हो आप? क्या बिना ऑर्डर नहीं ले सकते सवाल को? मेरे कहने का मतलब ये हो गया, मैंने अभी ये लिया तो मैं अभी ये ले लेता हूँ, वाई एक्स और जेड, और एक मैंने लिया एक्स वाई एंड जेड। मेरा सवाल ये, एक मेरा सवाल क्या है कि एक मैंने ये लिया एक्स वाई एंड जेड लिया, और एक ये मैंने लिया, क्या अंतर है?
दोनों के अंतर बहुत सिंपल है। क्या अंतर है आप बताओ? कोई अंतर दिख रहा है आपको? कोई अंतर दिख रहा है आपको? क्या बदला बताओ? क्या बदला? क्या बदला? देखो बेटा, बदला ये राइट हैंड रूल बदल गया। देखिए, एक्स क्रॉस वाई प्लस जेड बाहर आ रहा है, वाई क्रॉस जेड बाहर आ रहा है, जेड क्रॉस एक्स बाहर आ रहा है। अब ये देखिए, वाई क्रॉस एक्स करना है, वाई क्रॉस एक्स करना है, वाई क्रॉस एक्स है माइनस आई केप। इसका इसका मतलब इस सवाल के अंदर प्लस आई केप, जे केप, के केप सारे बाहर की साइड है और इसके साथ अंदर है सारे के साथ। सवाल बदल गया और इतना सा बदलते ही क्या हो जाएगा? ईडी बदल जाएगी, मैकेनिक्स बदल जाएगी, क्योंकि सारा खेल किसका है? वेक्टर का ही है। सारा खेल किसका है? वेक्टर का ही। समझ में आ गया मेरी बात को? इसका मतलब वेक्टर बदल जाएंगे। इसका मतलब प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर दो ही जगह है, ओरिजिन बदलने से प्रॉब्लम हो रही है और एक एक्सिस बदलने से प्रॉब्लम हो रही है। बाकी अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? आई बात समझे? ठीक है, इसका मतलब आप समझ तो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब एक सवाल यहां से एक और जनरेट होता है, क्यों फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है? क्यों फिजिक्स के अंदर डेफिनेशन एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है? ये भी सवाल यही है। इसलिए ली जाती हैं कि अगर मैं इसके साथ जा रहा हूं तो 12वीं और 11वीं का बच्चा या 10वीं का बच्चा है, वो नहीं जानता प्लस आई केप और माइनस आई केप अंतर नहीं जानता, वो सवाल को गलत बैठेगा। सेम टू यू। अपन भी तो ज्यादा नहीं पढ़ लिखे ना, ठीक है। वही कहानी अपनी है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स वाई एंड जेड बदलने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब बच्चा क्या करेगा? एक चीज से तो बचा लो कैसे न कैसे करके, यार उसको एक्सिस से बचा लो, एक्सिस से तो बचा लो। तो रैंडमली क्या कर लो, ऐसे ले लो ना डायरेक्शन, ताकि वो बच्चा बाहरी कई साइड ही समझे डायरेक्शन को। तो सवाल तो गलत नहीं होगा ना भाई। जानकार को तो पता है सवाल गलत हो जाएगा भाई, बिना जानकार को तो सवाल समझ आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ये सारे चीज यही चीजें हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत? इसका मतलब अब अपना नया सवाल क्या बन रहा है? एक्सिस बदलने से सवाल बदलेंगे और ओरिजिन बदलेगा तो ही प्रॉब्लम बदलेगी, बाकी प्रॉब्लम नहीं बदल रही है। और क्यों अपन एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं? क्यों लिए जाते हैं? ताकि सर राइट हैंड रूल है ये, दैट इज आप एक क्रॉस बी लो, अंगूठा बाहर की साइड आना चाहिए। एक्सिस इस तरीके से ली जाती है कि अंगूठा बाहर की साइड आना चाहिए, दैट इज राइट हैंड रूल, दैट इज राइट हैंड रूल। इसलिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम को डील करेंगे तो ज्यादा अपनी सुविधा रहेगी। ये अपकमिंग टॉपिक्स समझ में आ गया मेरी बात को? आज भी करेंगे आराम से, अपने पास टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सवाल के साथ कल जाएंगे, सोचना समझना। ठीक है, अभी इतना ही करो, एक बार करो। एक चीज और है, यहाँ पर सुनो मेरी बात। 2-3 सवाल कर लाना आप, मैं दे देता हूँ, होमवर्क दे दूं आपकी इजाजत हो तो। ये देखिए, समझना बात को। अब की बार ओरिजिन मैं ये दे रहा हूँ 0 0 जे, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, समझना बात। करो 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 करो, ध्यान ध्यान। एक्स वाई एंड जेड, ये है। समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मैं ओरिजिन बदल दिया ये वाला। एक तो देखो मैंने ओरिजिन बदला और एक मैंने एक्सिस बदली। वाई किया मैंने और एक्स किया, और ये मैंने क्या किया? जेड किया और ओरिजिन बदला। इसमें दोनों है, ओरिजिन भी बदल दिया और मैंने एक्सिस भी बदल दिया। कर लाओगे? करके लाना, दो ही है मेरे होमवर्क। कर लाओगे? कर लाओगे क्या? ठीक है, इसके अंदर क्या करना है? इसका मतलब ये हो गया, अब की बार ये वाई है और ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? माइनस जेड। समझ में आ गया? बोलो। मैंने ओरिजिन बदले हैं, वॉटेवर प्रॉब्लम जो भी है। समझ में आ गया मेरी बात को? अगर आपके आई केप जे केप के केप का लोचा तो कब रहेगा? जब कोई क्रॉस प्रोडक्ट का मामला आएगा ना, तभी आएगा। बाकी आप इधर आई एक्सिस, अब मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है कि कोऑर्डिनेट बस एक्स वाई एंड जेड ही बदल रहे हैं, बराबर। लेकिन अब की बार क्या होगा? 2 पॉइंट के बीच की दूरी जो बदलोगे ना, वो बदलेंगी। दैट इज आपने एक्सिस बदल रखी है, दैट इज आपने क्या बदल रखी है? एक्सिस बदल रखी है। समझ में आ गया मेरी बात को?
तो कहीं वेक्टर की बात आएगी ना तो ये खुल के बाहर आ जाएगा, चिंता मत करो आप। आपको लग ही रहा है ऐसे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, करेगा ये, समझ में आ गया? अरे बोलो, ये करके लाना, फिर आगे अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बेसिक मुद्दे हैं, उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है? ये देखो बेटा, ये करो,